आज 22 अप्रैल हो चुका है और आज 22 अप्रैल की बिहार की टॉप बुलेटिन आपके लिए लेकर आए हैं। आप हमारे साथ बने रहें अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज बिहार की टॉप खबरें। तो दोस्तों, बिहार के 3 जिलों के लिए मौसम विभाग ने पहली बार लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जहां आपको बता दें कि बांका, शेखपुरा एवं भागलपुर जिलों के 1 या फिर 2 स्थानों पर लू चलने को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मधुबनी, जमुई, सुपौल, दरभंगा और पूर्वी चंपारण के 1 या फिर 2 स्थानों पर लू को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पटना में आज हीट वेव जैसे हालात रहेंगे। आपको बता दूं कि बिहार में 16 अप्रैल से ही लू चलना शुरू हो गया था। पिछले कई दिनों से पटना सहित आसपास के अधिकतर जिलों में हीट वेव जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं पर बिहार में तेज गति से उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव जारी है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लोग हलकान में हैं और घर से निकलने से लोग परहेज कर रहे हैं, बच रहे हैं। दोस्तों, कल रांची में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने केवल देश में गरीबी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई, जुमलेबाजी की। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का भी आरोप लगाया है। जब लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी की 400 पार फिल्म पहले दिन फ्लॉप हो गई। जब पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने केवल ये काम किए हैं, देश में गरीबी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई, जुमलेबाजी की। 2014 में उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। जब वे नौकरी कहां गई? काला धन वापस आएगा और सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए डाले जाएंगे। जब आप सभी लोगों के खाते में पैसा नहीं आया है, लेकिन बीजेपी के खाते में चंदा चुनावी बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपए आ गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी भारत गठबंधन से डरते हैं। वे 400 पार का नारा लगा रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी की 400 पार फिल्म लोकसभा चुनाव के पहले दिन ही फ्लॉप हो गई। दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद ने इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में आपस में समझौता बन नहीं पाया। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में पप्पू यादव और बीमा भारती आपस में लड़ रहे हैं। कटिहार में भी विपक्ष के उत्साह का वातावरण नहीं है। जब लोगों ने ये महसूस किया है कि जब कांग्रेस के सांसद यहाँ थे तो फिर कटिहार के लिए कोई भी विकास नहीं किया गया। इस बार का चुनाव हिंदुस्तान को तय करना है कि अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या फिर राहुल गांधी को तो अपने पार्टी के लोग ही उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते हैं। आपको बता दूं कि पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव की इंटरव्यू से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिससे जेडीयू और फिर बीजेपी के उम्मीदवारों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। कांग्रेस हमारी मां बहनों का सोना घुसपैठियों को बांट देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर कांग्रेस से एआईएमआईएम समेत विपक्ष के कई नेताओं ने पलटवार किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबरा करके वे अब जनता को मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आना शुरू हो गए हैं। वहीं पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए बौखलाहट भरा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए झूठ बोलना, बातों का अनर्गल संदर्भ बना करके विरोधियों पर झूठे आरोप मरना, ये संघ और फिर बीजेपी की प्रशिक्षण की खासियत है। जब देश की 140 करोड़ जनता अब इस झूठ के झांसे में नहीं आने वाली है। हमारा घोषणा पत्र हर एक भारतीय के लिए है, सबकी बराबरी की बात करता है, जब सबके लिए न्याय की बात करता है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी कल बिहार के किशनगंज आए हुए थे। यहाँ पर वे एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और तेजस्वी पर जोरदार निशाना साधा। इस दौरान ओवैसी ने खुद को तेजस्वी का जीजा बता दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि किशनगंज लोकसभा सीट पर प्रचार अभियान जोरों पर है, जहाँ 67% मुस्लिम वोटर है। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठी के मुद्दे पर कहा कि मोदी CAA-NRC लागू करके मुसलमानों को नागरिकता से महरूम करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह सीमांचल की जनता को घुसपैठी बोल करके तौहीन कर रहे हैं। जब उन्होंने आगे कहा कि 10 साल से वे लोग सो रहे थे, वे हमेशा घुसपैठियां करार देते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि NRC के जरिए तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। सीमांचल की जनता के लिए पूर्णिया में एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाया गया? असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सभाओं में मुस्लिम मतदाताओं को गोलबंद करने के लिए कई सारे बातें की है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर पूछे गए सवाल पर तंज कसते हुए कहा कि दूल्हे भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी से ये सवाल किया गया था कि तेजस्वी यादव लगातार आप पर निशाना साध रहे हैं, जिसके जवाब में ओवैसी मर्यादा भूल गए और खुद को तेजस्वी यादव का जीजा बता दिया। उन्होंने कहा कि बिना दूल्हे भाई का नाम लिए हुए जिंदा नहीं रह सकते।
दोस्तों खबर बिहार से तो नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश से है और ये बड़ी खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा में एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जब 5 मृतकों में से 4 बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी कार पर सवार होकर के दिल्ली से देवरिया जा रहे थे। इसी दौरान यमुना एक्सप्रेस वे पर कार अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से जा टकराई। हादसे के वक्त कार में 8 लोग सवार थे जिसमें से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान बिहार के ही रहने वाले 28 वर्षीय सुदेश कुमार, 30 वर्षीय संजीव कुमार शर्मा, 25 वर्षीय गौतम कुमार और प्रवीण कुमार के रूप में हुई है, जबकि 5वें की पहचान नोएडा के रहने वाले 32 वर्षीय चंदन कुमार के रूप में की गई है। दोस्तों राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्रेन यात्रा का वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। जहाँ वीडियो में यात्री को टॉयलेट में सफर करते हुए देखा जा सकता है। जहाँ हालात यही कि ट्रेन में पैर रखने तक भी जगह नहीं है, लोग टॉयलेट में सफर करने पर मजबूर हैं। राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी के राज में रेल का सफर सजा बन गया है। आम आदमी की ट्रेनों से जनरल डिब्बे कम करके सिर्फ एलिट ट्रेनों का प्रचार कर रही है। मोदी सरकार में हर वर्ग का यात्री प्रताड़ित हो रहा है। लोग कंफर्म टिकट लेकर भी अपनी सीट पर चैन से बैठ नहीं पा रहे हैं। आम आदमी जमीन पर टॉयलेट में छिप करके यात्रा करने को मजबूर है। मोदी सरकार अपने नीतियों से रेल को कमजोर करके अयोग्य साबित करना चाहती है ताकि उसे अपने मित्रों को बेचने का बहाना मिल सके। जहां आम आदमी की सवारी को बचाना है तो फिर रेलवे को बर्बाद करने में जुटी मोदी सरकार को हटाना होगा। जब वीडियो में दिख रहा है कि भीड़ भाड़ और फिर असुविधा को देख करके साफ पता चलता है कि यात्रियों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह ट्रेन के टॉयलेट में बैठे यात्रियों की तस्वीरें रेलवे की व्यवस्था पर सवाल या निशान खड़ा करती है। बहरहाल ये वीडियो एक बात का सबूत है कि भारतीय रेलवे की हालात बद से बदतर होती जा रही है। जब ट्रेनों में भीड़ भाड़ की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है। अब रेल यात्रियों को कब तक इस परेशानी से निजात मिलती है। किशनगंज को हैदराबाद बनाने की कोशिश को हम नाकाम कर देंगे। ये रजाकारों का इलाका नहीं बल्कि मुल्क से मोहब्बत करने वालों का इलाका है। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ हिंदू मुस्लिमों में दरार डालने की कोशिश करते हैं और हम लोग दरार को भरने वाले लोग हैं। ये कहना मेरा नहीं बल्कि ये कहना है बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन का। वहीं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एनडीए को 150 सीट मिलने की बात कही है। इस पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉल में इतनी स्पीड है कि कांग्रेस पार्टी हिट विकेट हो जाएगी। उन्होंने बिहार की 40 में से 40 सीट जीतने का दावा किया और कहा कि पिछली बार बिहार में 1 सीट कांग्रेस को मिली थी लेकिन इस बार वे भी नहीं मिलने वाली है। यह कहना है बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन का। दोस्तों कल किशनगंज में अख्तरुल ईमान के पक्ष में असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी सभा किया। अपने भाषण के दौरान ओवैसी ने कांग्रेस और फिर एनडीए पर तीखा राजनीतिक प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि सीमांचल की आवाज दिल्ली पार्लियामेंट में गूंजना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा रहूंगा सीमांचल के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चुनाव में सीमांचल की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए वोट करें। ओवैसी ने सीए और एनआरसी का विरोध किया है। गौरतलब है कि एआईएमआईएम ने किशनगंज, अररिया, कटिहार, दरभंगा, बक्सर, मुजफ्फरपुर, उज्जैरपुर, काराकाट, भागलपुर, गोपालगंज, शिवहर, पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जब किशनगंज लोकसभा सीट से अमोड़ की विधायक और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पिछली बार भी किशनगंज से ही लोकसभा चुनाव लड़ा था लेकिन त्रिकोणीय लड़ाई में यहां से कांग्रेस की जीत हुई थी। आपको बता दूं कि एआईएमआईएम ने सीमांचल खास करके किशनगंज, अररिया और कटिहार में अच्छा खासा जनाधार बनाया है। 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में उसने तीनों जिलों में जीत का स्वाद भी चखा, जहां उसके 5 विधायक जीते, जिसमें किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में बहादुरगंज, कोचाधामन, अमोर और बायसी और अररिया लोकसभा क्षेत्र से जोकीहाट में उनका विधायक जीता था। हालांकि तकनीकी रूप से अमोर और बायसी पूर्णिया जिले के प्रखंड है लेकिन किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में आता है। दोस्तों खबर अररिया से सामने आई है। अररिया के फरबिसगंज थाना क्षेत्र के हरिपुर डाक वार्ड संख्या 4 में विवाहिता का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया और अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया गया। मृतक की पहचान हरिपुर डाक वार्ड संख्या 4 निवासी मोहम्मद जमशेद की 22 वर्षीय पत्नी नाजनी के रूप में हुई है। जब विवाहिता के मायके वालों ने सास ससुर पति पर गला दबा करके हत्या करने का आरोप लगाया है। इधर फरबिसगंज थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। दोस्तों खबर अररिया से सामने आई है। अररिया के फॉरबिसगंज जोगबनी मार्ग में मिथिला पब्लिक स्कूल के पास एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने सड़क क्रॉस कर रही एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। जिसके बाद परिवार वालों के बीच कोहराम मच गया। वहीं पर घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने फॉरबिसगंज पुलिस को दिया। जब घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फॉरबिसगंज पुलिस ने सबको कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद सबको
परिवार वालों को सौंप दिया गया। मृतक की पहचान फारबिसगंज थाना क्षेत्र के मटियारी वार्ड संख्या 3 निवासी मोहम्मद बबलू की पत्नी सकीना खातून के रूप में हुई है। दोस्तों खबर पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया में रविवार को खौलते कराए में गिरने से महिला की मौत हो गई। मृतका चटनी बनाने के लिए चूल्हे के नीचे रखे गए पके टमाटर निकाल रही थी, तभी पैर फिसलने से महिला उबलते कराए में गिर गई। जब महिला के चीखने की आवाज सुनकर के घर वाले मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक वह बुरी तरीके से झुलस चुकी थी। घटना के तुरंत बाद महिला को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल वाले लाने के क्रम में ही महिला ने दम तोड़ दिया। इसके बाद इलाज के दौरान डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला रुपोली से जुड़ा हुआ है। दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में सरगर्मी धीरे धीरे परवान चढ़ती जा रही है। पहले चरण में कम मतदान प्रतिशत को लेकर के राजनीतिक दलों में बेचैनी है। वहीं पर बिहार में चुनाव में कुछ ऐसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी है जो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए अपने मूल प्रदेश से बाहर आकर के बिहार में भी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार भी ये अपनी ताकत आजमाने में लगे हैं, लेकिन संसदीय चुनाव का इतिहास बताता है कि ये दल बिहारी मतदाताओं की प्राथमिकता में कहीं नहीं है। जब बिहार से बाहर के राज्यों में पंजीकृत ऐसे दलों में बसपा, राकांपा, AIMIM, सपा सहित कई अन्य दल शामिल है। 1999 से लेकर के अब तक इन दलों के चुनाव चिन्ह पर 1000 से ज्यादा प्रत्याशियों ने संसदीय की दहलीज पार करने की कोशिश की, लेकिन 2 मौके को छोड़ करके आज तक सफलता नहीं मिल पाई है। ये दल जीतने की बात तो दूर, अपनी जमानत तक बचाने में सफल नहीं हो पाए हैं। इन दलों में से एक सपा के टिकट पर पहली बार 1996 के चुनाव में पप्पू यादव पूर्णिया से जीते, तो फिर 2014 में राकांपा के निशाने पर कटिहार से तारिक अनवर सांसद पहुंचे। सपा और फिर राकांपा इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। तारिक अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो फिर पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले राकांपा 2004, 9 और फिर 2019 में भी चुनाव लड़ चुकी है, परंतु सफलता नहीं मिली। जहाँ शिवसेना ने भी कई बार उम्मीदवार उतारे, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली। बसपा लोकसभा चुनाव में बिहार में बीते 2 दशक से सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, परंतु उसे जीत नहीं मिली। इस बार भी BSP यानी कि बसपा 40 सीटों पर मैदान में है। वहीं AIMIM ने पूरे बिहार में अपने 5 प्रत्याशी देने की घोषणा कर दी। बसपा और AIMIM को विधानसभा चुनाव में सफलता मिली थी, लेकिन बाद में उनके विधायक अपने दल को छोड़ करके दूसरे पाले में चले गए। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को संसद में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं से कम प्रतिनिधित्व को रेखांकित करते हुए मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की वकालत की है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की एकमात्र मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट किशनगंज में एक रैली को खिताब करते हुए ये बात कही है। आपको बता दूं कि AIMIM ने बिहार इकाई के प्रमुख और विधायक अख्तरुल ईमान को किशनगंज लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दूं कि दिवंगत नेता हुमेरा अजीज का जिक्र करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा RSS ने AIMIM पर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के खिलाफ होने का झूठा इल्जाम लगाया। 2004 की शुरुआत में हमने सिकंदराबाद में एक महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारा कहना है कि आजादी के बाद से देश में 17 लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन सांसद बनने वाली मुस्लिम महिलाओं की संख्या सिर्फ 20 रही, तो फिर मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों नहीं। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के लोकसभा में एक संशोधन बिल पेश किए जाने को याद करते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुझसे कहा कि आप एक संशोधन लाना चाहते हैं, लेकिन आपका समर्थन करने वाला शायद ही कोई नहीं है। मैंने जवाब दिया कि अल्लाह मेरे साथ है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मेरा तर्क है कि मुस्लिम और फिर पिछड़ा वर्ग मिलकर के कुल आबादी का लगभग 65% हिस्सा है। हम इस विशाल सामाजिक वर्ग की महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। जहां उन्होंने दावा किया है कि उनकी बातें जब कई ओबीसी संगठनों तक पहुंची, तो फिर उनके नेता उन्हें धन्यवाद देने आए और कहा कि ओवैसी साहब केवल अपने और फिर आपकी पार्टी सांसद इम्तियाज जलील के पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा उठाया। AIMIM ने बिहार की 40 में से 1 दर्जन से अधिक लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। दोस्तों बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कविता के माध्यम से लोगों को हक की जंग लड़ने के लिए प्रेरित किया है। रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि ये हक की जंग अब मिलके संग संग जी जान से लड़नी है। हर हाल में इस बार से सरकार बदलनी है। अत्याचार की काली कहानी मिलके मिटानी है। हर हाल में इस बार के सरकार बदलनी है। अब ललकार के इस सरकार की छुट्टी करनी है। हर हाल में इस बार की सरकार बदलनी है। इस सरकार की तानाशाही ना सहनी है। हर हाल में इस बार ये सरकार बदलनी है। इस शेर को
ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव ने सरकार बदलने की बात कही है। आपको बता दूं कि इससे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव ने एनडीए के खिलाफ हमला बोला और कहा कि एनडीए मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। जहां तेजस्वी ने प्रदेश राजद कार्यालय में एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लालू परिवार को लेकर के दिए गए बयान से जुड़े हुए सवाल पर कहा कि इसे मैं आशीर्वाद के रूप में देख रहा हूं। उन्होंने बताया है कि मैं रांची रैली में सम्मानित होने जा रहा हूं। तेजस्वी यादव ने पहले चरण में कम मतदान प्रतिशत को लेकर के कहा कि दक्षिण भारत से जो हवा चली है वहां खत्म हो गई है भाजपा। जब यहाँ दक्षिण बिहार की 4 सीट से भी खत्म हो गई। जब इंडिया गठबंधन बड़े अंतर से जीत दर्ज कराएगी। जब बार बार मैंने कहा कि बिहार चौंकाने वाला परिणाम देगा। बीजेपी अब बैकफुट पर आ गई है। जब बीजेपी जुमलेबाजों की पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ के पहाड़ को जनता वोट से ढा देगी। दोस्तों, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्लस उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कांग्रेस और फिर राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर के बरसे। जब उन्होंने कहा कि हताशा में राजद कांग्रेस के दोनों शहजादे अस्तित्व बचाने की लड़ाई में लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए 150 सीट का आकलन करने वाले राहुल गांधी को कांग्रेस के 15 पार करने का भी भरोसा नहीं है। जब अपनी अमेठी की परंपरागत सीट छोड़ करके केरल के वायनाड भागे राहुल गांधी चुनाव परिणाम को लेकर के कितने हताश हैं, इसका अंदाजा उनके बयान को सुनकर के लग रहा है, अंदाजा लगाया जा सकता है। जब सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर भी खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले चरण में पूरे देश में 102 सीटों पर मतदान हो चुका है, मगर आजकल राहुल गांधी ने यह नहीं बताया है कि कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि यही हाल आरजेडी के शहजादे के भी है। उन्होंने कहा कि राजद का एक बार भी बिहार में खाता नहीं खोलने वाला है। यहाँ लालू परिवार 0 पर आउट होगा। परिवारवादी भ्रष्टाचार लालू परिवार को बिहार की जनता पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है, ये कहना है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी ने आगे कहा है कि इस बार के चुनाव में झांसे पर नहीं आने वाले हैं, ये मोदी की गारंटी है, जनता पर भरोसा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन कल अररिया पहुंचे, जहां बीजेपी के संगठन के पदाधिकारियों से आगामी चुनाव से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस दौरान अररिया से एनडीए की ओर से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने जिला भाजपा कार्यालय पर आयोजित बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यहाँ के कार्यकर्ता एवं समर्थकों का उत्साह और जोश ये संकेत दे रहा है कि अररिया से फिर हमारे भाई एनडीए प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह को अररिया के लोग ऐतिहासिक मतों से जीत दिलाएंगे। ये कहना है सैयद शाहनवाज हुसैन का। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।